हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। गृह विज्ञान के यूनिट नंबर फर्स्ट का आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है कार्य, आजीविका तथा जीविका। इस चैप्टर को हम फुल एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। इसके नोट्स भी आपको PDF के रूप में दे दिए जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ये आपका चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये पार्ट नंबर सेकंड। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आयु और जेंडर। आपने देखा होगा कि आपके समाज में कई तरह के लोग रहते हैं। उनमें कुछ लोग जो होते हैं वो बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, कुछ वयस्क की और कुछ वृद्ध की। तो कई तरह की आयु के आपको लोग समाज में देखने को मिलते हैं। और जेंडर भी आपने कई सारे समाज में देखे होंगे। आपको समाज में स्त्रियां भी देखने को मिलती हैं, पुरुष भी देखने को मिलते हैं और ट्रांसजेंडर भी देखने को मिलते हैं। आप समाज में दोनों को ही आसानी से देख सकते हो। जैसे कि अगर हम आयु के बारे में बात करें तो आयु के बारे में आप जब बात करोगे तो आपको पता चलेगा किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो उस पर आयु का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जितनी आयु का कोई व्यक्ति ज़्यादा होगा उसको उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो उतनी तरीके से काम कर सकता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति है तो वो स्पीड से काम कर सकता है। परंतु बच्चे जो होते हैं वो खास करके स्कूल से रिलेटेड ये कार्य किया करते हैं। कोई भी समाज होएगा, समाज में कोई भी कार्य हो, उसके दृष्टिकोण अगर समाज में देखा जाए तो आयु के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। यानी कि जो वयस्क होते हैं उन्हें सम्मान ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, और बच्चे जो हैं उनसे प्यार से बोला जाता है। समाज में भी आप आयु के प्रति भी दृष्टिकोण देख सकते हो। अगर हम आयु की बात करें तो अगर बच्चों को या महिलाओं को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर अगर लगा दिया जाएगा तो वो आसानी से अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगी और वो बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए आयु के हिसाब से हमें देखना होगा। मेनली जो पुरुष वर्ग जो है उसे ही कार्यों में, ज़्यादा हार्ड कार्यों में लगाना चाहिए ताकि स्त्री और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़ सके। तो ये था आपका टॉपिक आयु और जेंडर का। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है कार्य के संबंध में जेंडर संबंधित मुद्दे। जेंडर जैसे कि मैंने आपको बताया है, समाज में मेनली दो जेंडर होते हैं, एक होता पुरुष तथा सेकंड होता मादा। परंतु जो हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसने एक और जेंडर को मान्यता दी है, जिसे कहा जाता है ट्रांसजेंडर। यानी कि जिसके अंदर स्त्री और पुरुष के दोनों लक्षण होते हैं उसे को कहा जाता है ट्रांसजेंडर। तो सर्वोच्च न्यायालय 3 जेंडरों की बात करता है हमारे समाज के अंदर। अगर जो हम सेक्स से रिलेटेड या लिंग से रिलेटेड जितनी भी बात करें, मेनली समाज में आपको पता चलेगा कि स्त्रियों और पुरुषों को सम्मान दिया जाता है, परंतु जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन्हें ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता। समाज में अगर किसी की पहचान भी देखनी है उसे भी जेंडर के आधार पर ही देखा जाता है। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम सम्मान प्राप्त होता है। समाज में भी कई सारे व्यवहार आपको देखने को मिलते हैं। उदाहरण घरों में भी आप देख सकते हो और घर के बाहर भी नौकरियां करते टाइम भी आप विभिन्नताएं देख सकते हो, किस तरीके को स्त्रियों को कम अधिकार प्राप्त होते हैं पुरुषों की तुलना में। स्त्री जो है उनके साथ ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है कई बार, जैसा कि पुरुषों के साथ व्यवहार किया जाता है। उनकी भूमिका भी ज़्यादा समाज में स्त्रियों की नहीं होती है और शिक्षा के क्षेत्र में भी स्त्रियों का ज़्यादा योगदान नहीं होता है। अगर आप धन कमाने की बात करो, कार्य करने की बात करो, वहाँ पे भी परिवार में संसाधन पर नियंत्रण भी सारा का सारा स्त्रियों के अलावा पुरुषों को ही दिया जाता है। समाज में जितने भी निर्णय लेने हैं वो सारे के सारे पुरुष ही लेते हैं। स्त्रियों को निर्णय लेने के ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है। समय की मांग ये है कि आज के टाइम पे स्त्रियों को भी शिक्षित करना चाहिए ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सके और उनका कोई भी शोषण न कर सके। तो इसलिए गाइज़ हमें यही प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाए ताकि उनको समाज में सम्मान दिया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्त्री और उनके कार्य से संबंधित मुद्दे और सरोकार। यानी कि समाज में आप रह रहे हो, समाज में कई सारे मुद्दे हैं स्त्रियों से रिलेटेड। वो क्या मुद्दे हैं आपको वही समझना है इस टॉपिक के अंदर। जैसे कि हम श्रम बाज़ार की बात करें, यानी कि मार्केट में स्त्रियाँ जो हैं उनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा कम है, उनके लिए अवसर बहुत ज़्यादा कम है। स्त्री ज़्यादा मार्केट में भागीदारी नहीं करती हैं अपनी। स्त्री जो है, स्त्री की जो कमाई है उसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये माना जाता है समाज में कि अगर स्त्री काम करेगी तो उसकी कमाई सही नहीं है, पुरुष की कमाई को बेहतर माना जाता है। स्त्री जो है उसमें बाज़ारों में भी कम प्रतिष्ठा मिलती है, पुरुषों को सैलरी भी ज़्यादा मिलती है, पुरुषों को अधिकार भी ज़्यादा दिए जाते हैं।
कार्य जहाँ पे स्त्रियाँ काम करती हैं वहाँ पे भी उन्हें अच्छी तरीके से सुरक्षा नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनका विकास नहीं हो पाता है। स्त्रियों के साथ घरेलू हिंसाएँ भी होती हैं कई घरों में, जिसकी वजह से वो अपना विकास नहीं कर पाती हैं। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि स्त्री अच्छा अपना कल्याण कर सकें, अपना विकास कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका महिला सशक्तिकरण के प्रयास। सशक्तिकरण का मतलब होता है समस्त बनाने से, यानी कि किसी भी स्त्री को इतनी ताकत दे दी जाए, इतने अधिकार दिए जा सकें कि कोई भी उसका शोषण न कर सके और अपना विकास अच्छी तरीके से कर पाए। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करना। अगर आप महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान कर सकते हो तो आप दो तरीके से प्रदान कर सकते हो, पहला समाज के अंदर और दूसरा परिवार के अंदर। अगर समाज की बात, समाज और परिवार के अंदर बात करो तो समाज और परिवार में स्त्री को शिक्षा दी जा सकती है ताकि वो सशक्त हो सकें और अपना विकास कर सकें। घरेलू निर्णय में भी स्त्रियों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। ऊंचे पद की जो नौकरी हैं उनमें भी स्त्रियों को भागीदारी बढ़ाई जाए ताकि वो अपना विकास कर सकें। आर्थिक क्रियाकलापों में, उत्पादकता में भी स्त्रियों को योगदान देना चाहिए। तो ये कुछ समाज और परिवार के द्वारा प्रयास किए जा सकते हैं स्त्रियों के लिए। घरेलू कार्यों में, उन निर्णयों में स्त्रियों से सहयोग लिया जाए, उनका अगर समर्थन प्राप्त करेंगे तो उनका जब भी सम्मान बढ़ सकता है। सरकार के द्वारा भी कई सारे प्रयास करे गए हैं स्त्रियों के, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। जैसे कि सरकार ने संविधान में समानता दी गई है कि स्त्री और पुरुष के साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कार्यस्थल पर भी उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए और उनके बराबर ही उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए। समाज में भी स्त्रियों का कल्याण होना चाहिए। इसके लिए भी कई सारे अधिनियम बनाए हैं, जैसे कि ERA अधिनियम। नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था सरकार द्वारा करी गई है ताकि ऊंचे पदों पर महिलाओं को आरक्षित किया जा सके। श्रम मंत्रालय ने भी स्त्रियों के लिए बहुत सारे प्रयास करें और कई संगठन बनाए ताकि स्त्रियों के लिए विकास के लिए बल दिया जा सके। अन्य अधिनियम भी बने, जैसे कि 1948 का फैक्ट्री अधिनियम, 1952 का कर खदान अधिनियम। ये सारे के सारे भी स्त्रियों और बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं ताकि उनका विकास किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये जो परियोजना है इसे आरंभ किया गया था 2004 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये योजना शुरू हुई थी 2004 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि आखिर इसके लाभार्थी कौन थे, किस लिए ये चलाई गई थी। तो इसका लाभ इसलिए बनाया गया था इसको योजना को, ताकि जो अल्पसंख्यक पिछड़ी जातियों की, जनजातियों की जो बालिकाएँ, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसीलिए इस योजना को बनाया गया था। जो लड़कियाँ गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रही हैं, जिनका परिवार गरीब है, जो कि विद्यालय छोड़कर अपने घरों में ही काम करने लग जाती हैं, ये कारखानों में काम करने लग जाती हैं, उनको अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए ही इस योजना को चलाया गया था। तो ये था इस कहानी के योजना के लाभार्थी। इसके उद्देश्य देख लेते हैं। यानी कि उद्देश्य में भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो कि जो बुरी परिस्थिति में महिलाएं रह रही हैं, बच्चियाँ रह रही हैं, जिनका परिवार बेकार स्थितियों से गुजर रहा है, उनको शिक्षा प्रदान करना, सस्ती शिक्षा प्रदान करना। जो बच्ची अपना स्कूल छोड़ चुकी हैं उनको दोबारा स्कूल में बुलाना और उन्हें शिक्षित करना, ताकि शिक्षा दर को बढ़ाया जा सके, बालिका शिक्षा दर को बढ़ाया जा सके और लिंग भेदभाव को कम किया जा सके। ये सारे के सारे इस योजना के उद्देश्य थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हमारे भारत की सबसे ज़्यादा फेमस योजनाओं में से एक है, जो कि बेटियों के लिए बनाई गई थी। इस योजना को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था हरियाणा के पानीपत के अंदर। इस योजना जो है, जब ये योजना आई थी, इसका क्रियान्वयन यानी कि शुरुआत जो करी थी इसकी 3 मंत्रालयों के सहयोग से की गई थी। उनमें से पहले जो मंत्रालय था हमारा, वो था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सेकंड स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय, थर्ड था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इन तीनों ने मिलकर इस पर ज़्यादा बल दिया गया, जिसकी वजह से स्त्रियों की शिक्षा में प्रसार किया जा सका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ योजना आई थी, इसके आखिर उद्देश्य क्या थे। इसका मेन उद्देश्य ये था कि लोगों में शिक्षा का प्रचार करना और भ्रूण हत्या जो कन्याओं की कर दी जाती है उसको ख़त्म करना और बिल्कुल उसे रोक देना। इसका मेन उद्देश्य ये भी था कि स्त्रियों को शिक्षा प्रदान किया जा सके ताकि उनके शोषण को कम किया जा सके। स्त्रियों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाना भी इसका मुख्य उद्देश्य था, ताकि वो आर्थिक क्रियाकलाप में भागीदारी दें और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दें। इसका उद्देश्य ये भी था कि लिंग अनुपात में सुधार आ सके,
यानी कि स्त्री भी सम्मान के साथ जीवन जी सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये सारे के सारे उद्देश्य थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ और दृष्टिकोण। अब मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है? मनोवृत्ति का मतलब होता है रुचियाँ यानी कि इंटरेस्ट, और दृष्टिकोण का मतलब भी एक तरीके से बर्ताव किसी कार्य के लिए यानी कि सोच। तो इसे समझ लेते हैं आखिर कार्य के प्रति मनोवृत्ति और दृष्टिकोण का क्या मतलब है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी कार्य आप करते हो उसके ऊपर आपका रवैया होता है कुछ, यानी कि या तो कुछ कार्य आपको अच्छे लगते हैं, कुछ कार्य बुरे लगते हैं। ये जो आपकी सोचने की क्षमता है, ये आपका रवैया है सोचने का, इसी को कहा जाता है मनोवृत्तियाँ। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है तो उसको सबसे पहले अपनी रुचि लगानी पड़ती है काम के अंदर। अगर वो काम के अंदर रुचि लगाएगा तो अच्छी तरीके से वो व्यक्ति कार्य कर पाएगा, अन्यथा वो अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति रुचि लगाता है, आनंद लेता है काम में, तो उसका काम भी अच्छी तरीके से होता है, उत्पादन भी ज़्यादा होता है और उसकी नौकरी भी अच्छी तरीके से होती रहती है। अगर कोई व्यक्ति काम में रुचि नहीं लेता है तो उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। इसलिए काम के प्रति रवैया अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अच्छे पद पर नौकरी कर सकें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी मनोवृत्तियाँ हैं, दृष्टिकोण है, तो आप अच्छी तरीके कार्य कर सकते हो, समाज में भी आपको अच्छा स्थान मिल सकता है। आपका दृष्टिकोण ही निर्भर करता है कि आप किस कार्य को किस तरीके से देखते हो। तो गाइस इस तरीके से आप कह सकते हो अगर आपका रवैया अच्छा है तो आप कार्य अच्छा कर पाओगे। अगर आपका रवैया बेकार है काम के प्रति तो बिल्कुल भी आप कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आजीविका के लिए जीवन कौशल। यानी कि अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो कौशल आने चाहिए हमें, वो सारे के सारे कौशल कहलाते हैं हमारे आजीविका के लिए कौशल। तो अब समझ लेते हैं इस टॉपिक को। जीवन के कौशल जो है आखिर वो क्षमता होती हैं जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी के नॉर्मल डेली लाइफ की आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं और अपनी जो चुनौतियाँ हमारी लाइफ में आती हैं उन्हें आसानी से निपटा पाते हैं। ऐसे कौशलों को कहा जाता है हमारा आजीविका के लिए जीवन कौशल। ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर हमारी बुरी परिस्थितियाँ आ जाती हैं हमारे जीवन के अंदर तो हमें उनसे लड़ने में ये मदद करते हैं हमारे आजीविका के जीवन कौशल। आजीविका कौशल जो है अगर आपका है अच्छा तो आप अच्छी तरीके से स्वास्थ्य पूर्वक जीवन जी सकते हैं और अच्छी तरीके से कार्य को कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा किया जाए, अभिवृत्तियाँ बढ़ाई जाए, किसी भी चीज़ों में टॉपिकों में इंटरेस्ट लिया जाए, अच्छा नई नई टेक्नोलॉजी सीखी जाए, नई नई बुकें पढ़ी जाएँ ताकि हमारी जो आजीविका का जीवन कौशल है वो अच्छी तरीके से हो सके। इसका सबसे मेन उपाय है हम बुकें पढ़ें और ज़्यादा नॉलेज वाले व्यक्तियों के संपर्क में रहें जिसके द्वारा हमारा जीवन कौशल अच्छा बन सके। ये किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अच्छी लाइफ जी सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे जो एक्सपर्ट हैं भारत के, उन्होंने आजीविका के 10 जीवन कौशल बताएं। उनमें सबसे पहले सिर्फ जागरूकता होनी चाहिए व्यक्ति में, यानी कोई भी उसे मूर्ख ना बना सके। संप्रेषण होना चाहिए, बात करने का व्यक्ति को तरीका आना चाहिए, किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करनी है, कब करनी है और कहाँ करनी है। निर्णय अच्छी तरीके से लेना आना चाहिए किसी भी टॉपिक पे। एक सृजनात्मक चिंतन होना चाहिए, अपना किसी भी टॉपिक को अच्छी तरीके से सोचना हमें आना चाहिए। मनोभावों को भी हमें समझना चाहिए, दूसरों की हमें जिज्ञासा समझनी पड़ेंगी, दूसरों की फीलिंग्स भी समझनी पड़ेगी, जब भी हम अच्छी तरीके से जीवन कौशल सीख सकते हैं। पुरानुभूति पे भी हमें ध्यान देना होगा, लोगों के साथ किस तरीके से संबंध बनाने हैं, किस तरीके से समस्याओं को सुलझाना है, किस तरीके से किसी भी टॉपिक की आलोचनाएँ करनी है, बुराइयाँ करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तनाव से किस तरीके से जूझना है हमें, यानी कि अगर हम टेंशन में आ जाते हैं, टेंशन को हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, ये सारी की सारी जो 10 की 10 बातें हैं ये हमें आनी चाहिए, जब भी हम अपने जीवन के लिए जीवन कौशल सीख सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।